नमस्कार, मैं हूं राशिद। बीते शनिवार को हमने आपको दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के खतरे से आगाह किया था। सिर्फ 2 दिन बाद आज हम एक बार फिर आपके सामने इसी मसले को उठा रहे हैं। इसकी एक खास वजह है। कल चीन की राजधानी बीजिंग में इतिहास में पहली बार प्रदूषण की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। फैक्ट्री, कारखाने, कंस्ट्रक्शन का काम, स्कूल सब कुछ बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ हमारी राजधानी दिल्ली का प्रदूषण स्तर बीजिंग से भी आगे है, फिर भी यहां पर सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। ना कोई रेड अलर्ट, ना ही कोई काम बंद हुआ। सवाल उठता है कि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर हम कब जागेंगे और लोगों की जान पर तो बन आई है, अब आखिर किस बात का इंतजार है। धुंध और धूल से सराबोर बीजिंग। सोमवार को चीन की राजधानी में प्रदूषण के खतरे की घंटी बज उठी। इतिहास में पहली बार चीन सरकार ने बीजिंग में प्रदूषण का रेड अलर्ट जारी किया। बीजिंग की हवा में जहरीले कणों का स्तर सामान्य से 10 गुना ज्यादा तक पहुंच गया। सोमवार को बीजिंग में हवा की गुणवत्ता का पैमाना यानी AQI 370 के घातक स्तर पर दर्ज किया गया। नतीजतन बीजिंग के सारे कारखाने, निर्माण कार्य और स्कूल गुरुवार तक के लिए बंद कर दिए गए। अब देखिए हमारी राजधानी की तस्वीर। ये दिल्ली और देश का सबसे प्रदूषित इलाका आनंद विहार है। आनंद विहार इलाके का AQI 453 है, यानी बीजिंग से भी ज्यादा। 3 दिन पहले आनंद विहार का प्रदूषण स्तर 799 पहुंच चुका था। तो क्या मान लिया जाए कि बीजिंग की बर्बादी दिल्ली आ रही है? देखिए, हमने 1 महीने से एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में है वो वेरी पोअर और पोअर में फ्लक्चुएट कर रहा है और पिछले 3-4 दिन से भी ये ऐसे ही स्थिति है, वेरी पुअर एंड पुअर। कल का अगर हम करेंगे कंपेयर आज से, आज थोड़ा सा कमी आई है 20-30 यूनिट की PM 2.5 के या PM 10 का बात करेंगे। मगर इसका यही रीजन है क्योंकि टेम्परेचर लो और विंड कम होने की वजह से ये स्टैग्नेंट हुआ है, तो एक ही जगह रह रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दिल्ली और बीजिंग की हवा को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित माना गया है। पेरिस में हुई क्लाइमेट चेंज समिट में भी बीजिंग और दिल्ली के हालात पर चिंता जताई गई थी। लेकिन जानकारों के मुताबिक हवा में घुलता जहर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरे की घंटी है। एक रिसर्च के मुताबिक प्रदूषण की वजह से हर साल 65 लाख बच्चे किसी न किसी शारीरिक विकार के साथ जन्म ले रहे हैं। जो पोल्यूटेंट्स हैं, अगर वो गर्भवती महिलाएं के अंदर जाते हैं तो वो डेफिनेटली फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकती हैं, बिहेवियर या कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं बच्चे के अंदर। बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके माइंड के ऊपर इफेक्ट हो सकता है उसको एंजाइटी, डिप्रेशन या ये सब चीजें हो। फैक्ट्रियों, कारखानों और गाड़ियों से हर दिन निकलता धुआं दिल्ली वालों का दम घुटता जा रहा है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से सड़कों से आधी गाड़ियां हटाने का फैसला किया है। लेकिन यह तरीका कारगर होगा, इस पर दिल्ली वालों को शक है। डॉक्टरों की सलाह है कि बढ़ते प्रदूषण से जान बचानी हो तो दिल्ली छोड़ दो, लेकिन ये सलाह कितनी व्यवहारिक है हम सभी जानते हैं। तो क्या दिल्ली वालों का दम यूं ही घुटता रहेगा या फिर हवा में घुले जहर से छुटकारा पाने का कोई और तरीका भी है? गीतम श्रीवास्तव के साथ दीपक डालवी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब प्रदूषण का ये जो स्तर है सिर्फ दिल्ली के लिहाज से ही नहीं बल्कि और भी तमाम आप शहरों में चले जाएं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर में आप चले जाएं तो भी कुछ इसी तरीके का खतरनाक स्तर पार करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत और चीन को अगर आप मिला देते हैं तो दुनिया की आबादी के 1/3 से ज्यादा तो भारत और चीन में ही रहते हैं। खैर, 3 एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। टूटू धवन हमारे साथ में है, ऑटो एक्सपर्ट हैं आप। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं। डॉक्टर आरबी सिंह जो कि पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर आरबी सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। चीन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, अपने कारखाने बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कई दफ्तर भी मुख्तलिफ बंद कर दिए। क्या ये बीजिंग मॉडल दिल्ली के लिए भी कारगर होगा? अगर होगा तो दिल्ली में किस बात का इंतजार किया जा रहा है? राशि जी, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही दूसरी बार आपने ये अच्छा कार्यक्रम किया है जो हमारे मानव स्वास्थ्य से मिला जुला है। और इतना विकराल समस्या है कि जो हाईएस्ट बॉडी है साइंस की, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, उन्होंने एक
स्पेशल प्रोग्राम चलाया है जिसको कहते हैं अर्बन हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम। और उसमें बीजिंग या भारत के जो मेगा सिटीज हैं, जो हमारे सिटीज हैं, उसमें लोग इतनी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और इनकम ये दो चीजों का एक बड़ा ही केंद्र बन गया है। और उनको लगता है कि हमारे मेगा सिटीज में जो सारी सुविधाएं हैं वो और वहां से कोई जाना नहीं चाहता। इसके लिए हमें बहुत सारे मल्टीपल इनिशिएटिव जो कहेंगे बहु उद्देश्यीय पहल की जरूरत है। देखिए, एक प्रयास छोटा सा किया गया है जो वो तो है, उसके साथ साथ मैं आपके सामने ये लाना चाहेंगे कि यूएस वगैरह में या बहुत ऐसे शहर हैं जहां पर हाई ऑक्यूपेंसी लेन बनाए गए हैं। जैसे एक जगह मैं जा रहा था वाशिंगटन डीसी में और देखा कि एक लेन में काफी लोग कम हैं, गाड़ियां कम हैं। जब मैं पूछा अपने साथ वाले जो जिनके साथ मैं जा रहा था, उन्होंने बताया कि ये लेन उनके लिए है जो एक से अधिक लोग जिस पर सवार हैं, जिस व्हीकल्स पर, वही अलाउड हैं। तो देखिए, हमारे दिल्ली में वो सब जगह तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जैसे रिंग रोड हैं, आउटर रिंग रोड हैं, जहां पर जो मल्टीपल लेन हैं, वहां इस तरह का एक यदि बनाया जाए तो इससे जो है वो एक कार पूलिंग का एक इंसेंटिव लोगों को मिलेगा। तो ये एक है। उसके साथ साथ जैसे फ्लाईओवर के कारण से देखिए बहुत से अच्छे प्रभाव हुए हैं और वहां कंसंट्रेशन जो है पोल्यूटेंट का नहीं होता है। तो एक ये दूसरा जो है कि जितना अधिक से अधिक, अब मैं आपके सामने लाना चाहेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। पॉपुलेशन आप देखेंगे तो टोक्यो में, सियोल में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वहां जो व्हीकल्स जो रोड पर हैं वो नहीं होती हैं, इसलिए कि वहां का अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप इवन मुंबई का भी मैं तुलना करूं आपसे, तो मुंबई का भी मैं बेटर सिचुएशन कहूंगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो रेल को करते हैं। तो हमें ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जैसे देखिए, हमें डिसेंट्रलाइज कुछ करने होंगे ऑफिसेज के, जो सेंट्रल एरियाज हैं, और हमें जो अर्बन हीट आइलैंड्स हैं, कुछ एरियाज हैं जो देखिए थर्मल पावर प्लांट्स के पास जहां वेजिटेशन कम है, इंडस्ट्रियल जो बेल्ट के नजदीक हैं, या जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर अर्बन हीट आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है। और उसके आसपास को हम एवॉइड कर सकते हैं जो ऑफिसेज हैं, तो उन ऑफिसों को हम डिसेमिनेट किया जा सकता है पेरिफेरल एरिया में। ठीक है। टूटू धवन ऑटो एक्सपर्ट भी हमारे साथ में मौजूद है। टूटू धवन जी, दिल्ली में ही कहा जाता है कि 2017 तक यूरो 5 मानक की गाड़ियां उतारी जाएंगी और उससे पहले की जो गाड़ियां होंगी जो कि ज्यादा प्रदूषण फैला रही होंगी उन्हें सड़क से हटा लिया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। क्या दिल्ली की गाड़ियां इसके अलावा और कोई विकल्प है? क्योंकि दिल्ली की गाड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण उन्हीं के जरिए होता है। अब ये कह रहे हैं कि ऑड इवन वाला फॉर्मूला लागू कर देंगे, क्या इसके जरिए दिल्ली के प्रदूषण पर नियंत्रण हो जाएगा? देखिए, ये तो एक एक्सपेरिमेंट है जो करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट। शायद आपको पता ही है कि केजरीवाल साहब ने कहा कि हम 15 दिन के लिए ट्राई करेंगे और उसके बाद सक्सेसफुल हुआ तो शायद उसको आगे भी लेके जाएंगे। बट द फैक्ट इज कि जब तक हमारे पास यूरो 5 एंड यूरो 6 नॉर्म्स जब तक हम गाड़ियों के अंदर नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारी पोल्यूशन गाड़ियां कम नहीं कर सकेंगी। और उसके लिए द मेजर रिक्वायरमेंट इज कि फ्यूल हैज टू बी कंपैटिबल। तो उसके साथ आपको फ्यूल यूरो 5 और यूरो 6 का मिलेगा, तो मैन्युफैक्चरर्स अपनी टेक्नोलॉजी सामने लाके रख सकते हैं, एंड फॉर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, फॉर पब्लिक एज वेल एज फॉर द पर्सन जो गाड़ियां चला रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों का क्या है। मसलन मंदिर मार्ग 350 बहुत खराब लेवल हम बता रहे हैं, आरकेपुरम 242 खराब लेवल बता रहे हैं। कोई भी सोल्यूशन जो ढूंढा जाएगा उसका असर ओवरनाइट तो होगा नहीं। मुझे ये समझाइए कि अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों का है 300, 250 या 300 से नीचे है नहीं, ऐसे में जीना मुश्किल हो गया है, तो फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है अपनी सेहत को बेहतर रखने का?
देखिए, सबसे पहले तो आम जनता को ये समझना होगा कि इतने पार्टिकल्स जब हम बात करें तो उसका मतलब क्या है, एयर पोल्यूशन से उनके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब तक इस बात को लोग नहीं समझेंगे तब तक उसके लिए ध्यान नहीं करेंगे और उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। हमारे सब लोगों को समझना पड़ेगा कि जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं और इतने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो इससे हमारे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे कि सांस लेना दुर्बल हो जाता है, अस्थमेटिक अटैक बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं और इससे और बड़ी बात कि कैंसर तक हो सकता है। ये तो एयर पार्टिकल की बात होगी, लेकिन इसके अलावा प्रदूषित गैसेज भी निकलती हैं और ये गैसेज जो हैं हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर करती हैं। इससे ल्यूकीमिया जैसे एक गैस है जिसको बोलते हैं बेंजीन, अब बेंजीन जैसी गैस जो होती है हमारे को ब्लड कैंसर कर सकती है, गर्भवती महिलाओं के लिए बच्चों में जो कंजेनाइटल डिफेक्ट कर सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कर सकती है, आम जो मेल्स लोग हैं उनको इनफर्टिलिटी की स्पर्म्स जो काउंट होते हैं उनको कम कर सकती है। तो यदि ये देखें तो प्रभाव बहुत सारे हैं। अब कुछ तो हमारे मैन मेड प्रभाव है, काफी कुछ मैन मेड है कि हम अपने आप से ही बिना किसी सरकार की सुविधा के बिना भी हम उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे बेंजीन गैस है, अब स्मोक से बनती है, टोबैको से करती है, तो हमें टोबैको जो हम ये सिगरेट बीड़ी पीते हैं, इसको हुक्का पीते हैं, इसको हमें छोड़ना चाहिए, ताकि अदरवाइज ये जितना गैस जो हमारे सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा हम सबको नुकसान करेगा, इवन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी नुकसान करेगा। दूसरा इंडोर पोल्यूशन, जिससे कि हम कंबशन करते हैं, लाइक हमारे घरों में लकड़ी जलाते हैं, प्लास्टिक जला देते हैं घरों के अंदर, इनसे जो गैसेस निकलते हैं, इनसे जो पार्टिकल मिलते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा। दूसरा, हम आउटडोर पोल्यूशन की बात करें तो आउटडोर पोल्यूशन कैसे होता है? आउटडोर पोल्यूशन बनेगा जब हम फैक्ट्रियां चलाते हैं, उसमें एमिशन का ध्यान नहीं रखते कि हमारी गैसेस और पार्टिकल्स कितने रखते हैं। हम सोचते हैं कि सरकार के कानून है उनको किसी तरीके से अनदेखा करके हम अपनी फैक्ट्री किसी तरीके से चला रहे हैं। तो थोड़ी सी बात हमें भी समझनी पड़ेगी, आम जनता को समझनी पड़ेगी। यदि मेरी फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन ज्यादा जा रहा है, जिसमें गैसेस जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या एयर पार्टिकल्स जो हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, जो कि गलत है ही, जो कि वो खुद जानता है, तो उसके लिए मुझे एहतियात बरतने चाहिए, नहीं तो उनको खुद को नुकसान होगा। और इसके अलावा अब ट्रांसपोर्ट की बात आई, जो मैं आउटडोर पोल्यूशन की बात करूंगा, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आता है, आम जनता का पार्टिसिपेशन। मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना है, आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली की जो मुख्तलिफ सरकारें होती हैं, प्रदूषण को लेकर के जब बात होती है, कभी कहते हैं कि दिल्ली को न्यूयॉर्क बना देंगे, कभी कहते हैं एम्स्टर्डम बना देंगे, कभी कहते हैं पेरिस बना देंगे। कुछ बनाए ना बनाए, बीजिंग जैसा जरूर बना दिया है। अब सोल्यूशन निकालने की बात कही जा रही है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसके लिए महीनों नहीं सालों लगेंगे, लेकिन तब तक क्या दिल्ली अभिशप्त है? प्रदूषित हवा अपने अंदर अपनी सांसों के साथ शरीर के अंदर लेने के लिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। वक्त ब्रेक। जहरीली हवा ने बीजिंग का दम घोट दिया है, सबसे बड़ी बात है। और खतरनाक प्रदूषण स्तर को देखते हुए बीजिंग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, कारखाने और स्कूल बंद कर दिए हैं। लेकिन दिल्ली में किस बात का इंतजार हो रहा है, इसी पर हमारे एक्सपर्ट राय दे रहे हैं। टूटू धवन से मेरा सवाल होगा। टूटू धवन जी, एनसीआर का जब डेटा में देखता हूं तो यहां दिल्ली मेट्रो की कुल 216 ट्रेनें रोज दौड़ती हैं, इनमें 1282 कोच हैं, 25 लाख यात्री हर दिन सवारी करते हैं, 4700 डीटीसी की बसें हैं, 40,000 ट्रिप लगाती हैं, इनमें 45 लाख लोग सवारी करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली का है, इसे इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली वालों को गुरिल्ला वॉर करना पड़ता है? और इसमें अगर थोड़ा सा बचाव हो जाए, इसमें सुधार हो जाए, तो काफी हद तक जो गाड़ियां दौड़ती हैं वो कम हो जाएंगी, जो प्राइवेट गाड़ियां दौड़ती हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक कन्वीनियंस नहीं है इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर अप्रोच पहुंचना या वहां से निकल के अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना। एज इट इज सेड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज ऑलमोस्ट जीरो। और वो जो हमारे रिक्शा वाले और ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनकी मन मर्जी के ऊपर हम गाड़ी या आगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिटरेंट तो यही है, एंड फॉर पीपल स्पेशली गर्ल्स, लेडीज, ओल्ड एजेड पीपल, उनके लिए तो सबसे बड़ा यही डिटरेंट है कि वो कैसे मेट्रो तक पहुंचे और उसके बाद मेट्रो से अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचे। तो जब तक ऐसा कॉन्फिडेंस और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, ऐसी चीजें बहुत मुश्किल हैं। और ये तो आई वुड ब्लेम द पीपल हु आर इन द प्लानिंग स्टेजेस कि उनके आगे कोई एक्सिक्यूट करने वाला नहीं।
प्लान तो जरूर बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े। एनसीआर इस वक्त 20-25 साल पहले बना था ओनली टू डीकंजेस्ट दिल्ली, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। देयर वाज नो कनेक्टिविटी विच हैज हैपेंड, जिसके साथ जो दिल्ली वाले हैं बाहर दिल्ली से रह सकें 100 किलोमीटर और अपने काम पे आके शाम को घर पहुंच सकें। ठीक तो बात कह रहे ऐसी हैं, कनेक्टिविटी ना हो तो उसी कोई कॉन्फिडेंस ठीक हो ही बात नहीं कर रहे सकता। हैं। मैं खुद भी नोएडा में रहता हूं और बहुत बड़ी जंग होती है। अगर मैं दिल्ली चला जाऊं, अगर पीक आवर में मुझे दिल्ली से नोएडा आना पड़े तो बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ी जंग होती है। और एनसीआर को जब प्लान किया गया था, यही कहा गया था कि दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, वहां तक कि पलवल तक भी डेवलपमेंट कर दी गई थी कि यहां पर लोग आकर के रहें ताकि दिल्ली को डिकंजेस्ट कर दिया जाए, ट्रैफिक के लिहाज से वहां पर राहत हो जाए, प्रदूषण के लिहाज से राहत हो जाए। लेकिन प्लानिंग उस तरीके की नहीं हुई जैसी वाकई में होनी चाहिए। दिल्ली में मुमकिन है आपका बेटा बेटी सांस ले रहे होंगे, मुमकिन है कि आपके रिश्तेदार सांस ले रहे होंगे, आपके माँ बाप सांस ले रहे होंगे, आपकी बीवी बहन सांस ले रही होंगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए, एक दिन सांस लेना 30 सिगरेट पीने के बराबर है। मैं डरा नहीं रहा, ये आंकड़ा सही है, पूरी तरीके से तथ्यात्मक है। डॉक्टर आरबी सिंह जो कि पर्यावरणविद हैं, उनके पास में चलते हैं। डॉक्टर आरबी सिंह, मुझे ये बताइए, दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही नहीं होता। पंजाब में फसल जला दी जाए, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। राजस्थान में धूल धक्कड़ का अगर तूफान आ जाए, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आबोहवा चेंज होती है तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। आपको लगता नहीं कि एक समग्र फॉर्मूले की जरूरत है? सिर्फ ऑड इवन फॉर्मूला या इतने भर से ही काम नहीं चलेगा? जी, आपने बहुत अच्छी बात की। एक्चुअली हमारा जो भौगोलिक जो लोकेशन है दिल्ली का, एक बड़ा ही ट्रांजिशनल जोन में है। डेजर्ट ड्राई एरिया आता है, इधर माउंटेन में ह्यूमिड एरिया आता है, और जिस दोनों का प्रभाव जैसा आपने बताया यहाँ होता है। एक चीज जो देखिए जिस पर अभी बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया है, एक और चीज आपके सामने, एक नया पहलू मैं लाना चाहूंगा। यदि आप आईटीओ से क्रॉस करें और दोनों तरफ 5 किलोमीटर यदि उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जाएं तो वेजिटेबल कल्टीवेशन है। ठीक है। और वेजिटेबल उसमें ओकरा जैसे भिंडी है, गोभी है, स्पिनेच, पालक वगैरह हैं। जी हाँ, इस पर इंडस्ट्रियल और एयर जल्दी पोल्यूशन से का बड़ा प्रभाव है। आपको और बहुत सारे स्टडी डॉक्टर नरेंद्र सैनी, दिल्ली में रहना है, 24 घंटे मास्क लगा करके रहें, क्या यही एक सोल्यूशन है? देखिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि मास्क से लोगों का एक भ्रम है कि मास्क से आप सारी जो पार्टिकल्स हैं खत्म हो जाएंगे। जो हमारे मास्क होते हैं, ये पार्टिकल्स को, जो 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको नहीं रोक पाते, तो वो हमारे शरीर में जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, गैसेस चली जाएंगी। इसलिए ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वही है कि हमें अपने ट्रांसपोर्ट को ध्यान करना पड़ेगा। ये देखा गया है कि जहां पर जैम्स लगते हैं वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इस डिबेट का वक्त पूरा हुआ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, टूटू धवन, डॉक्टर सैनी, डॉक्टर आरबी सिंह। अंत बस एक अपने साथ ही गुजरी बात से करना चाहूंगा। मेरे एक अजीज दोस्त हैं, बहुत दिनों के बाद उन्होंने किसी तरह मेरा फोन नंबर निकाला। उन्होंने मुझसे पूछा, आजकल रह कहां पर रहे हैं आप? मैंने कहा दिल्ली में। तो उन्होंने कहा वहीं जहां की हवा बहुत जहरीली है। इससे ज्यादा शायद कहने की जरूरत नहीं मुझे।